सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। तो आज मांग हम कर रहे हैं, उनकी सिफारिश की थी कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जी हाँ, सरकार की तरफ से यह संदेश बिल्कुल साफ गया है किसानों को कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तकरार बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली कूच की दोबारा कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं किसान। आज दूसरा दिन है विरोध प्रदर्शन का। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। और किसानों के आंदोलन के दूसरे दिन लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें इस वक्त सड़कों पर हो रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन हो गया है। दिल्ली जाने की कोशिश एक बार फिर करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों की मौजूदगी नजर आ रही है। दिल्ली जाने वाले सभी रास्ते सील किए गए हैं, जो बॉर्डर हैं वो सील किए गए हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच अगर कोई फिस रहा है तो वो हैं आम नागरिक, जो एक बार फिर आज जैम का सामना करेंगे। इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो देखिए, प्रदर्शन का आज है दूसरा दिन और आज भी किसानों ने डटे रहने का ही ऐलान किया है। सरकार की तरफ से लगातार बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति यही है कि एक डेडलॉक की सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। और देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर जाम लगना शुरू हो गया है। बैरिकेडिंग की वजह से बॉर्डर पर जाम है। धीरे धीरे रेंगती हुई गाड़ियां यहां पर चल रही हैं। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहां से आने जाने वालों को, और बॉर्डर पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सिक्योरिटी जबरदस्त है, दूसरी तरफ आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब से दिल्ली मार्च की घोषणा कर निकल चुके किसान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और दिल्ली के बॉर्डरों को पूरी तरह से सील कर ही दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली के भीतर भी कई जगह पर सुरक्षा की लेयर जो है वो लगातार बढ़ाने का काम जारी है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर से 12 किलोमीटर पहले मुकरबा चौक के पास हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटीले तारों की बैरिकेडिंग आपको सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर लगी हुई दिखाई देगी। उसके बाद सीमेंट के ये बड़े बड़े ब्लॉक्स देखिए, इतने बड़े ब्लॉक्स यहाँ पर लगाकर हाईवे को जाम करने की तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। 5 लेन का ये हाईवे है और 5 लेन के हाईवे में केवल 1 लेन यहाँ पर ट्रैफिक में आपको चालू दिखाई देगा। उसके अलावा पूरी जगह सिक्योरिटी बैरिकेडिंग ने ले ली है और तैयारी ये है कि यदि किसान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरीके से इस 15 किलोमीटर के पूरे जीटी करनाल रोड का जो सिंघू बॉर्डर से लेकर और कैप्टन विक्रम बत्रा चौक फ्लाईओवर है वहां तक जाम करने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। और उसकी वजह से जो लोगों को भारी परेशानी हो रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ जीटी करनाल रोड पर सिंघू बॉर्डर से और बाईपास के बीच में लंबा जाम यहाँ पर लगातार लग रहा है और लोगों को घंटों यहाँ पर बिताना पड़ रहा है सड़कों पर इस 14 किलोमीटर के स्ट्रेच को पार करने के लिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको हेवी ट्रैफिक यहाँ पर दिखाई देगा और लोगों को खासी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। पूरा जाम है, आगे आपने देखा बहुत जाम है, बहुत जाम है, बड़ा परेशान हो रखे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। निवासपुर तक जाम लगा पड़ा है। अच्छा, लगातार परेशानी लगातार, कल तो बहुत बुरा हाल था। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि काफी लंबा जाम लग रहा है और ये जब तक इस तरह का संघर्ष और आंदोलन ये किसानों का चलता रहेगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हालात जो है हाईवे पर इसी तरह के रहने वाले हैं।
जी हां, तो ताजा जानकारी यही मिल रही है कि सिंघू बॉर्डर के सील होने के बाद यहां पर भी लंबा जैम लग रहा है और किसान आंदोलन में 10 बजे तक की 10 बड़ी खबरें अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या क्या हुआ है जरा ये जान लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद ही सड़कों पर निकलिएगा। किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का भारी जमावड़ा नजर आ रहा है। हर जगह TV9 संवाददाता मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर पर एक तरफ किसान और दूसरी तरफ पुलिस के जवान डटे हुए हैं। जी और दिल्ली में घुसने की तैयारी में हजारों किसान यहां पर डटे हुए हैं। दिल्ली का घेराव करने के लिए किसान आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिलहाल दिल्ली के बॉर्डर पर यह स्थितियां हैं और हमारे साथ इस वक्त सुमंत जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। सुमंत, जिस तरह से सीमाओं को सील किया गया है, दूसरी तरफ किसान भी लगातार डटे हुए हैं कि वो यहां से जाने वाले नहीं हैं, वो दिल्ली का घेराव करेंगे, वो कूच करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। ये डेडलॉक किस तरह की है, क्या सिचुएशन है फिलहाल वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से मैं शंभू बॉर्डर जो अंबाला की तरफ है वहां मौजूद हूं। सबसे पहले रवि, ये ताजा तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये दिल्ली अमृतसर मेन हाईवे है NH44, किस तरह से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मी सुबह से अगर आप देखें तो कल के मुकाबले सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। और यहां से मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारी ही यहां से आगे जा सकते हैं। जिस जगह क्लैश हुआ था यहां से महज 500-700 मीटर आगे की दूरी पर है। अब आप सोच लीजिए कि यहां से तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर यहीं से सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है। कई लेयर की बैरिकेडिंग्स, डंपर, सीमेंट के ब्लॉक्स, कटीले तारे, ये तमाम इस तरह की चीजें यहां पे लगा दी गई कि किसी भी सूरत में किसान आगे ना बढ़ पाए। अब से थोड़ी देर पहले रवि, जो हरियाणा पुलिस के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, डीसी, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के आला अधिकारी, तमाम लोग यहां से आगे गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है क्योंकि कुछ बातचीत की भी संभावना तलाशी जाए, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से संकेत लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो ताजा हालात है वो यही है कि लगातार एक और जहां जवानों के आने का सिलसिला शंभू बॉर्डर पे लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों के सीमाओं पर लगभग ऐसी ही तस्वीरें सुमंत हर तरफ से आ रही है। हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए, एमएसपी को लेकर लगातार आंदोलनकारी मांग करते रहे हैं। एमएसपी पर विवाद क्यों है, जरा हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात, पहला पॉइंट तो यह है कि निजी सेक्टर के लिए एमएसपी पर खरीद अनिवार्य हुई तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में फसलों का भाव ज्यादा होने पर निजी कारोबारी आयात शुरू कर देगा। एक तो ये चिंता रही है और इसको लेकर लगातार बात की गई है। सरकार को सारी फसल किसानों से खरीदनी पड़ेगी तो अनाज के रेट के हिसाब से सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर एक डेडलॉक फंसा हुआ है। और इससे 1 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी, 1 लाख करोड़ फूड सब्सिडी पर खर्च बढ़ेगा, यानी कि जो सरकार का बजट है उस पर भार बढ़ेगा। सरकार सारी फसलें खरीदेगी तो भंडारण को लेकर भी मुश्किलें बढ़ेगी। कहां स्टोर करेंगे, कब तक स्टोर करेंगे, कैसे अनाज को सेफ रखेंगे। एमएसपी अनिवार्य करने में एक फसल की क्वालिटी को लेकर भी मुश्किल आएगी, यह भी सरकार के सामने एक चुनौती है। और 17 लाख करोड़ खर्च करने के लिए सरकार को सारे क्षेत्र में 3 गुना टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जिससे निवेश नहीं आएगा, निर्यात नहीं आएगा होगा और रोजगार का अवसर कम होगा। यह भी एक सरकार की चिंता है। और ये सारी बातें जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि सरकार के सामने जो विचाराधीन चुनौतियां हैं, दरअसल इस गारंटी को देने के पहले वो यही मौजूद है। बिल्कुल, तो एमएसपी को लेकर विवाद क्यों है, क्या व्यवहारिक दिक्कतें हैं, इसका पूरा खाका हमने आपके सामने रख दिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। किसान नेता मंजीत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव उनियाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन उससे पहले मैं शालिनी वाजपेयी का रुख करना चाहता हूं, जो कि गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी, जल्दी से बता दीजिए, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थितियां हैं, जो लोग यहां से निकलें वो किन बातों का ख्याल रखें, उसके बाद फिर मैं मेहमानों का रुख करूंगा।
बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं फिलहाल ट्रैफिक तो यहाँ पर स्मूथ हो चुका है, लेकिन एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम और कड़े हो रहे हैं। और लोहे के जो कटीले तार है ना, वो अभी आए हुए हैं, वो मैं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि आप जो नीचे फ्लाईओवर जो है उसके नीचे तो पहले से ही तमाम इंतजाम है, और लोहे की जो कंक्रीट की जो दीवार बनाई गई उसके ऊपर लोहे के कटीले तार लगाए गए हैं। लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर भी इस तरह के तार लगाए जाएंगे। ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, इसके ऊपर तार लगाएंगे ताकि इसको और ऊंचा किया जा सके और कोई भी इसको यहाँ से निकल ना सके। जो स्थिति नीचे जिस तरह की सुरक्षा, और देखिए वेल्डिंग भी हो रही है यहाँ पर, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरह से जो बैरिकेडिंग है इसको जोड़ा जा रहा है ताकि ये परमानेंट लगाया जा सके। इससे लग रहा है कि और तैयारियां तेज हुई हैं, मतलब कि किसानों की आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसी वजह से यहाँ पर इतनी दिल्ली पुलिस, ठीक है, तैयारियां जोरदार यहां पर भी नजर आ रही हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी की जब बातें होती हैं, ये डिमांड लगातार किसानों की रही है आंदोलन के चलते, और उसमें किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं, सरकार पर कितना बोझ पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम आए तो कानूनी गारंटी दे देंगे। ये सोच समझकर कहा जा रहा है या फिर बस चुनाव है तो इसलिए ये वादा कर दिया गया है? डॉक्टर अजय उपाध्याय, पूरी तरह सोच समझ के कहा जा रहा है, और जो चीजें अभी दिखाई जा रही है फर्जी विश्लेषकों के द्वारा, मीडिया के लोग आजकल यही दिखा रहे हैं कि एमएसपी देने से टैक्स बढ़ जाएगा आम जनता पर, फिर खरीदारी 100% सरकार को करनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये अफवाह और भ्रम है, ऐसा है नहीं। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार आज भी पूरा नहीं खरीदती है जिस पर एमएसपी दे रही है गेहूं और चावल पर। तो जब एमएसपी का यदि एक लीगल गारंटी दे देगी, क्या इसके बाद सरकार को थोड़े कह रहे हैं किसान की आप हमारा 100% खरीद ही लो। मिनिमम प्राइस का मतलब है कि उससे नीचे उसके जो उत्पाद हैं, उसके जो कृषि के जो चीजें हैं, वो कम से कम मार्केट में उससे नीचे कोई ना खरीदे। प्राइवेट प्लेयर भी यदि खरीदता है तो उसको भी वो कम से कम उनका मिनिमम प्राइस मिले, उससे 3 लाभ होगा। पहला है कि जो आज उन पर कर्ज है, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दूसरा जो है आत्महत्या की दरें बढ़ रही है, उससे राहत मिलेगी देश को। और तीसरा जो है, जब उनकी आय कहीं ना कहीं बढ़ेगी तो रूरल इकोनॉमी जो है उससे और मजबूत होगी। उल्टे लाभ देश को होना है, हानि नहीं होनी है। पहली बात, वादा खिलाफी का प्रयास जो है वर्तमान सरकार ने, ठीक है, मोदी जी जब चुनाव में थे तो ये सरकार के ऊपर आपके आरोप हैं, लेकिन सरकार साथ में ये भी दावा कर रही है। क्या दावा कर रही है वो जल्दी से हम बताते हैं। उसका कहना है कि बहुत सारी योजनाएं वो चला रहे हैं जिससे किसानों को फायदा हुआ है। किसानों को इन योजनाओं से फायदा हुआ है। उन योजनाओं का एक बार हम आपके सामने भी जिक्र कर देते हैं जो सरकार की तरफ से दावा किया गया, कृषि मंत्री की तरफ से दावा किया गया। यह कहा गया कि किसान सम्मान निधि, जिसमें जो राशि दी जाती है उससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा हुआ है, और जिस राशि का जिक्र है यानी 50,000 प्रति वर्ष, ये एक लाभ हुआ है। साथ ही यूरिया सब्सिडी की जो योजना है उससे फायदा हुआ। एमएसपी का भी सरकार जिक्र कर रही है कि एमएसपी से किसानों को लाभ होता है और सरकार इसके लिए भी हमेशा प्रयासरत है। फसल बीमा योजना सरकार की एक और योजना जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, जिससे किसानों को लाभ हुआ। राष्ट्रीय कृषि योजना का जिक्र है, मधुमक्खी पालन योजना, ड्रोन खरीद सब्सिडी, इन तमाम योजनाओं का जिक्र सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। जी हां, और हमारे साथ इस वक्त संजीव उनियाल साहब भी मौजूद हैं। उनियाल साहब, एक तरफ तो हैं किसानों की मांगे, उनका यह कहना है कि भाई सरकार से चंडीगढ़ में भी जो बातचीत का रास्ता खोला गया, सरकार के 3 बड़े मंत्रियों के साथ जो बातचीत रही वो भी बेनतीजा रही। सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने को तैयार नहीं है। जो वादे किए गए थे उसके लिए हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। इन डिमांड्स को कैसे लिया जाना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि ये सच है कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से आम आदमी को तो दिक्कतें हो ही रही हैं, झेल वही रहा है। समीर, 2-3 बातें हैं इसमें। मैंने ये देखा कि क्या क्या फायदे, क्या क्या चीजें सरकारी जो है किसानों को अभी तक लाभान्वित हुए सरकार से, किसान लाभान्वित हुए। तो आपने भी जैसे डिटेल दी, तो मैंने देखा कि 2010 में जो टोटल बजट था कृषि का वो लगभग 27 लाख करोड़ था, परंतु आज वो बजट 127 लाख करोड़ है, 100 लाख करोड़ ज्यादा। इंश्योरेंस का, कृषि इंश्योरेंस का कोई प्रोविजन 2010 में नहीं था और वो प्रोविजन लाया गया। किसान सम्मान समिति, किसान सम्मान निधि, ये अपने आप में जैसे आपने बताया 6,000 रुपए हर 3 महीने के बाद
18,000 किसान के खाते में सीधे जाते हैं बिना किसी दलाल के। ये प्रोविजन 2010 में नहीं था। एमएसपी को लेके 27 लाख करोड़ या 28 लाख करोड़ हुआ करता था, आज वो भी 100 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो सरकार नियंत्रण, लगातार इंश्योरेंस के लिए प्रोविजन, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी, परंतु मैं ये देखता हूँ लेकिन वो तो कानूनी गारंटी चाह रहे हैं ना, एमएसपी पर कानूनी गारंटी। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों से क्या बैठने के बाद सोल्यूशन निकल सकता है या नहीं। मैं देख रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में मुझे 1.5 से 2, 2.5-3 घंटे लगने लगे। तो ये कौन सा तरीका है कि आप 6-6 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने तक हम बातचीत नहीं करेंगे। 6 महीने के लिए क्यों ला रहे हो तुम राशन भाई? हो सकता है कि 6 घंटे, 8 घंटे, ये 12 बात तो घंटे, पहले 20 भी घंटे हुई में थी। प्रोविजन निकल आए। और ये देखिए, ये उनियाल जी छिपी हुई बात नहीं। किसानों ने कहा कि हम लंबे समय तक धरना देंगे जब तक कि मांगे नहीं मानी जाती। और ये पिछली बार भी सरकार के सामने स्थिति थी, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वही स्थिति बनती नजर आ रही है। अभिजीत के पास चलेंगे एक बार फिर से। अभिजीत, ये स्थिति तो हो गई, लेकिन अभी फिलहाल हम कहें त्वरित तौर पर तो किसानों की मांगे क्या है? क्योंकि देखिए, बैरिकेडिंग कर दी गई है, एंट्री अलाउड नहीं है। किसान कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना है। क्यों जाना है फिलहाल, जबकि सरकार के स्तर पे और किसान नेताओं के स्तर पे बातचीत तो चल रही थी? देखिए, एमएसपी पर गारंटी कानून, यानी कि गारंटीड प्राइस पर उनकी फसल को खरीदा जाए, ये उनकी स्पष्ट मांग है। और फसलों का दायरा भी जो एमएसपी के अंदर है उसको बढ़ाया जाए, ये तो 2 मांगे उनकी स्पष्ट हमेशा से रही हैं। उसके अलावा जो मांगे हैं वो पूर्ण कर्जा माफी की मांगे हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि लोग किसानों से, अब इन आंदोलनकारियों से आतंकित होने लगे हैं, लोग डरने लगे हैं, भय खाने लगे हैं। उसका कारण क्या है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के हालात क्या है। आज किसानों का आंदोलन है, इस आंदोलन को रोकने के लिए और दिल्ली में अराजकता ना फैले उसके लिए ये सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, सारे लेयर हम आपको एक साथ इस टॉप एंगल व्यू से आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस की तैनाती देख लीजिए। और ये हजारों की संख्या में यहाँ पर जो सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं, उसकी वजह से हजारों लोगों को असुविधा भी हो रही है। इतना बड़ा स्ट्रेच और इतने बड़े हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक करने का मतलब है हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग हैं जो परेशान भी होंगे। हम ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि उनको भारी परेशानी होने वाली है। हाईवे के दोनों तरफ कम से कम 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में तमाम दुकानों के शटर यहां पर बंद हैं। उनके घरों का क्या होगा, उनका खर्चा कैसे चलेगा? उसके अलावा लोगों की परेशानी है, हर रोज वो अपने काम पर जाने के लिए ट्रैफिक जाम में अब फंस रहे हैं। दिल्ली के किसी भी सड़क या किसी भी बॉर्डर से कनेक्टिंग जो रोड है उसका आप मुआयना कीजिए, सभी जगह पे ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। और ये तमाम चीजें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि किसान अपने एक मांग की जिद पर अड़े हुए हैं। और लोगों का कहना है कि बातचीत से ही समाधान होना चाहिए, शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अभी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये शांतिपूर्ण व्यवस्था के तहत इस तरह की तैयारी नहीं की जाती है, क्योंकि किसान हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि किसान जो है उनका रेसिस्टेंस जो है वो एग्रेसिव हो रहा है। और उसकी वजह से ही पुलिस को इस तरह का रुख अख्तियार करना पड़ता है, सरकार को इस तरह का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है कि यहाँ पर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, एक बार रुख करेंगे गाजीपुर बॉर्डर का। शालिनी, गाजीपुर में क्या हालात है, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, गाजीपुर बॉर्डर पर कल भी कुछ किसान पहुंचे थे शाम को, और उन्होंने कहा था कि वो जहां से आ रहे हैं वो बरेली और उन्होंने बताया था बदायूं, इसके अलावा आसपास के इलाकों से किसान यहां पर पहुंचे। तो उनका ये कहना था उनको अलग अलग जगहों पर रोका गया है, इस वजह से किसान यहां नहीं पहुंचे। लेकिन आज फिर से उन लोगों को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन और भी किसानों के आने की आज संभावना बढ़ गई है। और इसी वजह से इतनी तैयारियाँ जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ तैयारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसान आज यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसी वजह से कल मैंने आपको जो ऊपर से दिखाया था फ्लाईओवर, जो मेरठ एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर है, उसके ऊपर कल सामान्य तरीके से बैरिकेड लगे हुए थे, लेकिन आज इन बैरिकेड्स को इस तरह से वेल्डिंग से लोहे के बैरिकेड को जोड़ा जा रहा है। और उसके ऊपर जो मैंने दिखाया आपको कि तार जो आए हैं, कटीले तार, वो उसके ऊपर लगाए जाएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है ना वो और कड़ी हो रही है। इसी तरह से जो नीचे, जो फ्लाईओवर के नीचे की मैं बार बार बात कर रही हूँ, वहाँ तो पहले से ही इतनी सुरक्षा सख्त है, कंक्रीट की दीवार बनी हुई है, उसके ऊपर लोहे की जो फेंसिंग है वो की गई है। तो इसी तरह से अब ऊपर भी अब यहाँ पर भी बैरिकेड जो है वो सख्त किए जा रहे हैं, क्योंकि किसान आ सकते हैं और किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियों से आ सकते हैं। जो लोग वापस चले गए हैं, जो मैंने जिन लोगों से बात की है, उनका ये कहना है कि अब हम जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं गाँवों से जो कि ट्रैक्टर ट्रालियों से चल चुके हैं। तो भले ही पुलिस उनको रोकने
की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान जो है वो दिल्ली कूच ठीक है शालिनी, बने रहे आप हमारे साथ। और दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त किस तरह के हालात हैं हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उपाध्याय, जो इस आंदोलन का और विरोध प्रदर्शन का वक्त है उसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है, इसलिए किसान आंदोलन के रास्ते सियासत की भी कोशिश की जा रही है और सियासी नफा नुकसान भी तलाशा जा रहा है। इस वजह से भी इस आंदोलन को, इस विरोध प्रदर्शन को हवा दी जा रही है। इन आरोपों पर क्या कहेंगे आप? समीर भाई, क्या इस देश में सिर्फ नेता जो है, जो कुर्ता पहनते हैं, जो बंडी मार लेते हैं, जो 10-12 लाख का सूट पहनते हैं, उन्हीं को सियासत करने का राइट है, अधिकार है? किसान मजदूर जो अपने अधिकारों की मांग करेगा राज्य सत्ता से, क्या उसको आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? समय पर वो भी आंदोलन करेगा, वो भी अपनी डिमांड करेगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान में आकर के या जंतर मंतर पर कोई प्रदर्शन करना चाह रहा है तो सरकार को ऐसे क्यों लग रहा है कि ये जो है आतंकवादी, उग्रवादी हो गए हैं? पिछली बार का अनुभव शायद खराब रहा, को क्यों लग रही है? ठीक है, चुनाव पिछली बार का अनुभव खराब रहा शायद इस वजह से। 2 साल, देखिए 2 साल लग गए। यही सरकार ने वादा की थी जब 3 कृषि काले कानून को उन्होंने विड्रॉ किया था, प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने क्या कहा था? शीघ्र कमेटी बनेगी, उस पर विचार होगा, एमएसपी आपको दिया जाएगा। कितने शांतिपूर्ण ढंग से सारे किसान इस आंदोलन को छोड़कर अपने अपने घरों में चले गए। 2 साल से कोई कार्यक्रम नहीं, कोई नीति नहीं, कोई सरकार ने कमेटी नहीं, ना कोई उस पर कोई चर्चा किया। मजबूरन दिसंबर में भी वो लोग एक बार आए, आगाज करके गए, सरकार को आगाह करके गए कि भाई हमारी मांग को मान लीजिए। जब आप नहीं मान रहे हो तो आएंगे प्रदर्शन करने। क्या प्रदर्शन करना इस देश के संविधान में कहीं किसी को अधिकार नहीं दिया है? क्या दिया है ना? क्या दिल्ली में आकर के प्रदर्शन करना किसी के लिए जायज नहीं है इस सरकार में? क्या नहीं अजय उपाध्याय साहब, क्या उस बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा सकता है जब पिछली बार इसी आंदोलन के नाम पर, इसी विरोध प्रदर्शन के नाम पर जमकर उग्र प्रदर्शन हुए, कानून अपने हाथ में लिया गया, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अराजकता का नजारा नजर आया? क्या इन बातों को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा सकता है? अच्छा प्रश्न किया है। ये सरकार की जिम्मेवारी जरूर बनती है और उग्र प्रदर्शन कोई भी करे उस पर पाबंदी लगाने का भी सरकार का काम है, लेकिन जिस तरह रोड ब्लॉक करके, जिस तरह ये कनस्तर दिख रहा है, किलेबंदी है और किलों का बंदी है, हाँ। आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, आंसू गैस छोड़ करके, और उनको जो परेशान, जिस तरह पूरी सेना लग रहा है कि सेना लगा दी, जैसे वो देश के नागरिक ना हो। और उग्र प्रदर्शन यदि हुआ था तो उसमें उनके लोग जो थे वो तो सबको पता है कि कहां से आए थे, कौन थे, क्यों नहीं पकड़े गए आज तक? क्या ये सरकार संजीव मुनियाल साहब, जल्दी से एक छोटा सा जवाब। अजय उपाध्याय जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, किसानों के साथ एक हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? बातचीत के लिए तैयार है सरकार ने कहा, लेकिन बातचीत हो नहीं रही। होनी चाहिए। मुझे देखिए पिछली बार का तांडव सबको याद है, ट्रैक्टर को लेके और खिलवाड़ करते हुए लाल किले के अंदर घुस गए, और उसके बाद क्या क्या किया है? पूरी सरकार को लगातार गाली देना, सरकार को नीचे गिराने की कोशिश, फॉरेन से वेटिकन आपके फंडाना। इन किसानों के मुद्दे पर यदि सब ठीक ठाक है तो भाजपा को अपना प्रवक्ता भेजना चाहिए। में तिनका है, ये पूरा देश देख रहा है, देश का किसान समाज देख रहा है, सबके साथ अन्याय करने का बड़े मंदिर का उद्घाटन करने के लिए ये भी दिख रहा है। नहीं कराते सभी, इनको चुप कराइए ना, पहले बात करें किसानों के, चुप कराइए ये मुद्दों पर। नहीं ठीक है उपाध्याय जी, देखिए आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी और हम उनियाल साहब को भी सुनना चाह रहे थे, उस पर काउंटर क्या है? उनियाल जी लौटेंगे आपके पास। देखिए कुछ अहम बिंदु है, उसको भी जरा आप सबके सामने हम रख दे। किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद, जी हाँ, ये एक बड़ा विषय है और देखिए किस तरीके के जो आंकड़े हैं वो अपनी एक अलग कहानी कह रहे हैं। फसल की हम बात करें, देखिए हमने 2 सरकारों की सभी तुलना की है, यूपीए और एनडीए की बात कर रहे हैं। हम धान की बात करते हैं सबसे पहले। फसल जो धान एक अहम फसल है भारत में, तो 2.84 लाख करोड़, और एनडीए सरकार की बात करें तो 12.14 लाख करोड़। ये हम बात कर रहे हैं एमएसपी पर खरीद की, जो सरकारों ने अपने कार्यकाल में किया। बिल्कुल, एमएसपी पर खरीद का ये जो आंकड़ा है ये भी अपने आप में एक बड़ी कहानी बयां कर रहा है। गेहूं की एमएसपी पर जो खरीद हुई यूपीए के शासनकाल में, वो 2.54 लाख करोड़ यानी 2.54 लाख करोड़ की हुई। और अगर एनडीए सरकार से इसकी तुलना की जाए तो यह आंकड़ा देखिए कितना ज्यादा नजर आता है, 5 लाख करोड़ के भी ऊपर पहुंच रहा है यह आंकड़ा। वहीं अगर हम दलहन की बात करें तो 1936,000 करोड़ की एमएसपी पर खरीद हुई यूपीए के शासनकाल में, और एनडीए के शासनकाल में यह आंकड़ा बढ़कर कहां पहुंच गया? 85,908
हजार करोड़। तो यहां तक पहुंच गया ये आंकड़ा, यानी यूपीए से अगर आप तुलना कर रहे हैं तो एनडीए में एमएसपी पर खरीद तमाम फसलों की ज्यादा हुई है, ये पता चल रहा है। तिलहन की बात कर लेते हैं। यूपीए के दौरान 10,261 करोड़, एनडीए की सरकार के दौरान 34,55 करोड़। तो ये खरीद में भी एक अंतर नजर आ रहा है और ये बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी पर जो हमने खरीदारी की किसानों से वो कहीं ज्यादा रही पिछली सरकार की तुलना में, उनके कार्यकाल की तुलना में। और देखिए, किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीवी 9 से कहा, हमारी सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, हम बातचीत के लिए बैठे। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनसे बातचीत करते हैं। अनुराग ठाकुर जी, 2 राउंड की बातचीत हो चुकी और किसान कल टेबल से उठ के चले गए। क्या उनका मुद्दा है जो फंस रहा है मामला, और किन मुद्दों पे आप एग्री हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से ही कृषि एवं किसान कल्याण के लिए काम किया, इसलिए तो किसान कल्याण जोड़ा गया किसे। दूसरा, हम पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार थे, सकारात्मक चर्चा कर रहे थे, हल निकालने के लिए भी तैयार थे। जब जब किसान भाइयों ने चाहा, हम लोग सदा चर्चा पे बैठे, आगे भी बैठेंगे। कल भी जब मध्य रात्रि तक बैठे, चर्चा होती रही, तब भी अंत तक हमारे मंत्रीगण बैठे रहे। उन्होंने कहा चर्चा करते रहिए, लेकिन चर्चा में से किसान भाई छोड़कर चले गए, उनके नेता छोड़ के चले गए। हम अंत तक कहते रहे कि चर्चा कीजिए। अब आपने पूछा कौन से नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा, जैसे आया कि WTO से भारत को हट जाना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ख़त्म कर देने चाहिए, स्मार्ट मीटर को नहीं लागू करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से हमें बाहर रखना चाहिए, पराली को इससे जलवायु परिवर्तन में नहीं जोड़ना चाहिए, या फिर ये जो कृषि क्षेत्र को इससे बाहर रखना चाहिए। ऐसे अनेकों मुद्दे उसमें जुड़ते गए। अब जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो ये स्वाभाविक है कि उस पर थोड़ा और समय भी चाहिए, अन्य स्टेक होल्डर से बातचीत भी करनी पड़ेगी, राज्य की सरकारें बाकी से। हमने वही कहा कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, समाधान के लिए भी तैयार हैं, सबसे बातचीत करके समाधान निकलेगा। ये जो विपक्षी दल हैं जो कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी से, जब आपकी सरकार थी तो कितना बजट था कृषि का? 2013-14 में मात्र 27,662 करोड़ का बजट था। आज मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ का बजट है। 1 लाख करोड़ ज़्यादा है, कोई तुलना ही नहीं है। दूसरा, इनकी सरकार के समय न किसानों का सम्मान होता था, न निधि मिलती थी। मोदी जी ने PM किसान सम्मान निधि की शुरुआत की और 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 6,000 रुपया साल का देकर कुल मिलाकर अब तक 2,81,000 करोड़ रुपया PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। मंजीत राय हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता। मंजीत जी, अगर आपको आवाज आ रही होगी तो अनुराग ठाकुर क्या कह रहे थे ये भी आपने सुना होगा। यूपीए की तुलना में एनडीए के शासनकाल में किसानों की स्थिति, कृषि की स्थिति बहुत अच्छी है, ये बताने की कोशिश है। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि भाई हम बैठे हुए हैं यहां पर, बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आंदोलन की, विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत है? देखिए, इसमें जब हम आंदोलन वहां से उठाकर वापस घर आए, हाँ, जो डिमांड हमारी मानी गई थी तो उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, उसको उस पे काम नहीं किया गया। मंजीत जी, आपका संपर्क जो है वो बार बार टूट रहा है, इसलिए आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अगर आप जवाब दे सकें। अनुराग ठाकुर ने पूरा खाका पेश किया है, बजट से लेकर एमएसपी पर खरीद तक के पूरे आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए, बता दिया कि यूपीए में क्या दशा थी, अब एनडीए में क्या दशा है। भाई, अगर आप लोग इतने ही किसान हितैषी थे तो यूपीए की सरकार के दौरान एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे दी? अनुराग ठाकुर जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं, उनके चेहरे से भी दिख रहा है। किसानों से किसी मुद्दे पर ईमानदारी से उन्होंने बात नहीं की है। यदि किसानों का मुद्दा क्या है, एक ही मुद्दा है, एमएसपी को कानूनी गारंटी देना है। आपने क्या खरीदारी की ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उनको कानूनी दर्जा दीजिए ताकि कोई अन्य मार्केट में कोई जाए तो मार्केट में भी उनको कम से कम वही मिले जो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने में भी सीएपीएफ का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कितना उनका इनपुट कॉस्ट है और उस पर 50+ करके और तब उपाध्याय जी जो होगा प्राइस। समीर का सवाल ये नहीं था, समीर का सवाल ये था कि आप हितैषी थे तो आपने अपने शक्ति काल में ये सब क्यों नहीं संभव किया?
आप क्या इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे और तब हम उनसे दबाव देके करवाएंगे? ये हमने नहीं किया, इसीलिए मोदी जी को जो है ये गारंटी देनी पड़ी। 10 सेकंड दीजिए ये और सुनवाइए आप। क्या गारंटी देनी पड़ी? क्या गारंटी दे रहे हैं? सिर्फ 5 सेकंड का है ये वीडियो। अरे बोल दीजिए ना आप। अरे नहीं, आप कैसे वीडियो, आपकी जो एडिटिंग वीडियो क्यों देखेगा TV9? एडिटेड नहीं है ये आप कैसे कह सकते हो? आप मिनिस्टर को झूठा बना रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। मोदी जी एकदम झूठ बोल रहे हैं। आप एक केंद्रीय मंत्री को, अनुराग ठाकुर को झूठा कह रहे हैं, आप झूठ नहीं, ये सवाल का उत्तर नहीं हुआ उपाध्याय जी। सवाल बहुत सपाट और सीधा था कि आपके सामने ऐसी क्या मजबूरियां थी कि आप लोग नहीं कर पाए। ये बहुत सिंपल सवाल था, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम सुमंत के पास जाएंगे, शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। सुमंत, जल्दी से तस्वीरें दिखाइए, वहां क्या हलचल है इस वक्त? आप बिल्कुल देखिए रवि, मैं जैसा मैंने आपको बताया कि जहां एक और फोर्सेज जो है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, जो जानकारी मिल पा रही है कि अब से थोड़ी देर पहले लगातार हरियाणा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो बड़ी तादाद में अंदर गए हैं। तो ये भी खबर मिले कि हो सकता है इससे पहले डिप्टी कमिश्नर जो है वो यहाँ से गए हैं। तो जानकारी मिल पा रही है कि एक बातचीत की प्रयास की जा सकती है, ये खबर भी आ रही है इस तरह की। और तमाम ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लगातार यहाँ पे जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कोशिश इसी बात की जा रही है कि किसी भी तरीके से। दूसरी ओर देखिए, अगर इधर भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी ये जो तस्वीरें देखिए, मैं इधर दिखाऊं रवि कि इधर से भी कल कुछ किसान आ गए थे, लिहाजा इस ओर भी जो बैरिकेड्स हैं वो और ज्यादा लगा दिए गए हैं। बैरिकेड के साथ साथ सीमेंट के जो ब्लॉक्स है, कटीली तारें इधर भी लगा दी गई है। यानी पूरे मुकम्मल इंतजामात कर लिए हैं ताकि किसी भी सूरत में किसान जो है आगे ना बढ़ पाए। और मैं एक और जानकारी दे दूं कि सिर्फ शंभू बॉर्डर ही नहीं, यहाँ तो चूंकि क्लैश हुआ था और एक बार फिर संभावना, लेकिन इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के और भी बॉर्डर आप नजर बनाए रखे। और फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्यसभा के लिए बीजेपी के 5 उम्मीदवार तय हो गए हैं। अश्विनी वैष्णव ओडिशा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहीं बंसीलाल गुर्जर मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाए गए हैं। माया नरोलिया, उमेश नाथ MP से उम्मीदवार और MP से एल मुरुगन राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंदा, उम्मीदवारों की घोषणा और उनके राज्य भी घोषित कर दिए गए बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, आज 5 राज्यों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है बीजेपी ने, जिसमें से 4 मध्य प्रदेश के हैं और 1 ओडिशा से। खास बात यह है कि डॉक्टर एल मुरुगन, जिनको मध्य प्रदेश से रिपीट किया गया है, वो दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और इन्होंने पार्टी को ये बताया था कि नीलगिरी जो तमिलनाडु की सीट है, जहाँ कभी ए राजा है, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि पार्टी ने इनको फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला किया। इसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा से, अश्विनी वैष्णव भी उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद है, ये भी अपनी तैयारी कर रहे थे। ये राजस्थान की 2 सीटों से अपनी तैयारी कर रहे थे, जिसमें से जयपुर की जो शहरी सीट है वो है और उसके साथ एक और सीट है जहाँ से तैयारी कर रहे थे। पार्टी ने चूंकि इनको दायित्व दिया हुआ है, ये तमाम आप देख रहे हो जो 8 लोगों की कमेटी बनाई है बीजेपी ने, उसमें अश्विनी वैष्णव भी है लोकसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में पार्टी ने ये तय किया कि इनको भी राज्यसभा इनको फिर से रिपीट कर दिया है। इसके अलावा बाकी जो 3 नाम है, उमेश नाथ महाराष्ट्र, श्रीमती माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर, तीनों जो मध्य प्रदेश से तीनों नए नाम है, इनके जरिए पार्टी ने जो पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनको एक मैसेज देने की कोशिश की कि संगठन अगर आप काम करेंगे तो पार्टी आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आनंद पांडे। मध्य प्रदेश से 4 और ओडिशा से 1 कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए। और राज्यसभा के लिए बीजेपी के 5 उम्मीदवारों के नाम तय। अश्विनी वैष्णव ओडिशा से उम्मीदवार बनाए गए, बंसीलाल गुर्जर MP से उम्मीदवार बनाए गए, माया नरोलिया उमेश नाथ MP से उम्मीदवार, MP से एल मुरुगन राज्यसभा उम्मीदवार।